दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीपी और यूपीएसआई के जीएस स्पेशल क्लासेस के रूप में। दोस्तों ये क्लास पूरी तरीके से इन्हीं दोनों परीक्षाओं के लिए समर्पित है, खासकर यूपीपी और यूपीएसआई। अगर आप अन्य परीक्षा भी तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे या एसएससी या एसएससी जीडी, तो आप इस क्लास को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यानी ए शिवनाथ, बी है वैनगंगा, सी है भीमा और डी है मूसी। दोस्तों आप सबको पता है कि वैनगंगा ये कावेरी नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा आप सभी को पता है, कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ही युग के या एक ही टाइम पीरियड के थे, तो जाहिर सी बात है भीमा भीम से संबंधित है, तो ये किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों मूसी जो है इसी कृष्णा की सहायक नदी है और ये हैदराबाद इसी के किनारे बसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों नदी जो है महानदी से काफ़ी दूर हैं। और महानदी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा, तो उड़ीसा में अगर है तो जाहिर सी बात है आपके पास एक ही विकल्प बनता है, शिवनाथ। यानी शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों अगर आप नदियों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा और भूगोल विषय में वहाँ पर आप नदियों के बारे में बहुत विस्तार से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि एक भी प्रश्न नदियों से गलत नहीं होगा। वहाँ पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नदियाँ बताई गई हैं। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लाउड द्वीप आइलैंड्स कहा जाता है? लॉन्ग, आपने सुना होगा लॉन्ग के बारे में। कौन सा? लॉन्ग। तो दोस्तों ये जो जंजीबार है ये किसके? अफ्रीका के पास है। अफ्रीका महाद्वीप के पास है। महाद्वीप के पास है। तो जब आप ज्योग्राफी डिटेल से मैपिंग द्वारा पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो दोस्तों जंजीबार जो है इसी को लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फूले ने की थी? किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फूले? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा की अलख जगाने वाला एक ही व्यक्ति था और वो कौन था? ज्योतिबा फूले। अब इनके बारे में फिर कभी डिटेल से स्टोरी में पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। आइए हम लोग इनके उस संस्था के बारे में जानते हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है। और ये आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। क्योंकि समाज में शोध नहीं हो रहे थे, समाज के शोध नहीं हो पा रहे थे और इस शोध को डेवलप करने का काम किसने किया? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों आपको सबको पता है कि जो दक्कन का पठार है, इसको मैप के द्वारा समझिएगा। ये भारत, तो गुजरात का ये काठियावाड़ वाला क्षेत्र और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं बीच का भाग, यहाँ पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस लिए उपयोगी है? जाहिर सी बात है कपास के लिए। और जाहिर सी बात है यहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होता है, तो यहीं पर उद्योग वगैरह बहुत सारे लगे। तो ये आपका जो प्रश्न सही होगा वो होगा दक्कन का पठार, यानी ये दक्कन का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला। अब कौन ऐसा राष्ट्रपति रहा है भारत का जिन्होंने 2 बार कार्यभार संभाला? तो दोस्तों, आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 2 बार इस पद को सुशोभित किया और अपने देश की उन परिस्थितियों जो आज़ादी के बाद निकल कर आई थी, उस हालातों में एक बेहतर भविष्य बनाने के रूप में सहयोग किया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जाहिर सी बात है ये 2 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वर्ष 2016 में गठित लोढ़ा समिति का संबंध किससे है? दोस्तों, आप सबको पता है कि एक समय था कि क्रिकेट के क्षेत्र में खूब सट्टेबाजी चलते थे, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के अनुशासन में समस्याएं थी और उसको सुदृढ़ करने के लिए इस लोढ़ा समिति का गठन किया गया था और ये है क्रिकेट के प्रशासन में सुधार से संबंधित। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा मराठा राजा शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात के विषय में वक्तव्य सही है? यानी सही विकल्प का चयन करना है। अब देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का। औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया। आप सबको पता है कि जब औरंगजेब और जय सिंह के मध्य संधि होती है, राजा जय सिंह के मध्य संधि होती है, औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य जब संधि होती है, तो इस संधि में के बाद शिवाजी औरंगजेब के दरबार पहुंचते हैं। कहां पर? आगरा में। आगरा था या दिल्ली, शायद कंफ्यूजन हो रहा है। जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो उस समय औरंगजेब अपना 50वां जन्मदिवस मना रहा था। तो जाहिर सी बात है दरबार में शिवाजी को क्या किया गया? आमंत्रित किया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापतियों के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया और ये बात शिवाजी को उनके आत्मसम्मान में चोट पहुंचा दी। परिणाम स्वरूप क्या है? वो भरे दरबार से बाहर निकल गए। कौन? शिवाजी। मतलब मुगल दरबार से कोई इस तरीके से ऐसे तन के चला जाए हाथ पीछे करके, ये उस समय के जो बादशाह होते थे उन्हें ये अपमानित महसूस करते थे इस स्थिति को देखकर। परिणाम स्वरूप क्या किया गया? शिवाजी को कैद कर लिया गया। यानी औरंगजेब ने शिवाजी को नज़र बंद कर लिया और अंत में शिवाजी ने बीमारी का बहाना बना के वहाँ से भाग निकले। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब इतिहास में पढ़ाएंगे तो विस्तार से पढ़ा रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अभी हम वीडियो बना रहे हैं। आप वहाँ पर जाके एंशिएंट हिस्ट्री अभी समझने की कोशिश करें। तो यानी ये चारों ऑप्शन क्या थे? सही है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि यह विकल्प में क्या क्या मौजूद है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये चारों ऑप्शन क्या हैं? सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी। ये केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आप देखिएगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर जैसे जैसे उनका परमाणु क्रमांक बदलने लगता है उसी क्रम में क्या है? आवर्त सारणी में इनको रखा गया है। तो ये आवर्त सारणी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपने एक नाम सुना होगा, जीवी मावलंकर। तो जाहिर सी बात है गणेश वासुदेव मावलंकर यही लोकसभा के प्रथम सभापति थे। यानी पहली बार सभापति की अध्यक्षता किसने किया था? जीवी मावलंकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय
सशस्त्र पुलिस बल के नोडल एजेंसी को दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, देश के औद्योगिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए जैसे एनटीपीसी है, कोल भेल, यानी सरकारी जो उपक्रम हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके लिए सीआईएसएफ, केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बल का गठन किया गया था। तो यही क्या है, दिल्ली मेट्रो को भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, परम वीरता तो युद्ध के समय में होगा, तो इसमें कौन सा होगा? अशोक चक्र। अब अशोक किसके लिए जाने जाते हैं? शांति के लिए, धम्म के लिए। तो अशोक चक्र जो है शांतिकालीन भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जबकि युद्धकालीन कौन हो गया? परम वीर चक्र। तो दो अवस्थाएं हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन। तो शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी संस्था महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है? अब आप सबको पता है कि महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है, लेकिन पूछा गया है किसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। अब जब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो अक्सर लोग नहीं को भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी संसद में अभी महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। हालांकि बार बार भोजपुरी की मांग होती रही है कि भोजपुरी को भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। अगर भोजपुरी को शामिल कर लिया गया तो आप समझ जाइएगा कि ये भाषा संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? दोस्तों, आपको सभा पता है कि एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, केंद्र में भी और राज्य में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा यानी केंद्र की जो उच्च सभा है उसके सदस्यों को कौन चुनाव करता है? तो जाहिर सी बात है, विधानसभा के सदस्य, यानी जो विधानसभा में सदस्य होते हैं, जिनको हम विधायक बना के भेजते हैं, वो लोग क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सार्क का सदस्य कौन कौन सा है। तो इसमें सार्क के सदस्य इनमें से भूटान नहीं है। कौन सा नहीं है? भूटान नहीं है। जबकि बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार ये हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन सा कारण है? तो इसमें कौन सा कारण है? इसमें ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, एक ये सही है और दूसरा है रिडक्शन होना चाहिए। तो ये प्रश्न को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया। तो दोस्तों, जंग लगना जैसे कोई चीज़ है, समझिएगा कि बर्फ़ से पानी बदल गया, बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से पुनः बर्फ़ बनाया जा सकता है। यानी जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और पुनः दूसरे रूप में आ जाती है,
उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो ये प्रक्रिया ना कर सके वो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे पानी का बर्फ जलना, क्या बर्फ बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि जंग, अगर लोहे में जंग लग गया तो क्या जंग लगे हुए लोहे से फिर लोहा बनाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये रासायनिक प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता में आप जानते हैं कि बड़ी मात्रा में तांबे का प्रयोग किया है, तांबा और लोहे का, तांबा और पत्थर का प्रयोग किया, इसीलिए कांस्य युगीन कल्चर भी कहा जाता है। जस्ते का भी प्रयोग मिलता है, शीशे का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है। लोहे का जो प्रयोग है पहली बार उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जिसमें अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा जैसे बहुत सारे स्थल में लोहा प्राप्त होता है। दोस्तों, हिस्ट्री के अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल से तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ डिटेल से आप पढ़िए और मस्त समझ में आएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो दोस्तों, अजंता जो है ये गुप्तकालीन माने जाते हैं, ठीक है ना। किस काल के हैं? गुप्तकालीन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शक संवत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महीना अंतिम है? आप ये समझ सकते हैं कि फागुन में जब होली खेला जाता है, और यानी फरवरी का महीना, आप इंग्लिश से समझिएगा, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल से आप किसको मानते हैं? 1 अप्रैल से नया वर्ष मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर में, और फागुन यानी 2 महीने का, तो ये फरवरी और मार्च, क्योंकि फागुन में होली खेली जाती है और होली किस में पड़ती है? मार्च में। तो जाहिर सी बात है अप्रैल में पहला यानी पहला वर्ष लग जाएगा, वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, तो फागुन होना चाहिए, फाल्गुन। तो ये जो है हिंदी संवत या हिंदी या शक संवत कह दीजिएगा, उसका सबसे अंतिम महीना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं, देखिएगा कुछ ऐसे मार्ग हैं जो जिनकी देखरेख स्टेट करता है, और कुछ ऐसे मार्ग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, तो उनकी देखरेख जो है केंद्र सरकार करते हैं। जाहिर सी बात है राष्ट्रीय है तो केंद्र है, काम खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो इसमें नीता अंबानी को माना जाता है, यही है पहली भारतीय महिला सदस्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कहने की प्रणाली की शुरुआत की गई है? किस अधिनियम द्वारा द्वैध प्रणाली होनी चाहिए या क्या है? ये प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है, ठीक है ना, माना जाता नहीं मतलब यही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की गई है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और जाहिर सी बात है इसको किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि? क्यों तारे झिलमिलाते हैं? पहला ऑप्शन है वे प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तारों के वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है। सी है पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है। और आठवां है वायुमंडल में
वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। अपवर्तनांक का मतलब है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो उसमें परिवर्तन आता है, और यही कारण है कि रात में तारे जो है झिलमिलाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? प्लेग, आप सबको पता है कि प्लेग जब भारत में फैला था तो बड़ी मात्रा में लोग मारे गए थे। पूरी गांव की गांव आबादी, पूरा इलाका साफ हो जाता था, एक तरफ से लोग मर जाते थे। अभी आप लोगों ने कोविड की स्थिति को देखा था, लेकिन कोविड से कहीं भयानक प्लेग थे, बड़ी महामारी थी। तो जाहिर सी बात है प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती थी? तो प्लेग की बीमारी इसमें ये एक तरीके से बैक्टीरिया जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, सौंफ के उत्पादन में निम्नलिखित राज्यों में से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें जो है राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा सौंफ उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक औषधि है? यानी कौन सी औषधि इसमें बनाई गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन ये एक तरीके से सिंथेटिक औषधि है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, कंप्यूटर के आउटपुट यंत्रों में टीएफटी वीडियो डिस्प्ले इकाई से संबंधित है। टीएफटी का पूरा नाम पूछ लिया गया है। तो टीएफटी का पूरा नाम क्या है? टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। तो इसका उत्तर ये सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत चालक है? 35 नंबर। पहला ऑप्शन है हीरा, और दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है भूरा कोला, और चौथा है कोला। तो ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप कहा जाता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त आपूर्ति करता है? यानी कौन सा ऐसा हृदय है जो रक्त की आपूर्ति करता है? तो वो है वेंट्रिकल्स जो है, वो पूरे शरीर में हृदय क्या करता है? रक्त को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मनीला फिलीपींस में है। तो ये चारों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? दोस्तों आपको पता है हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है, और विटामिन डी तो जाहिर सी बात है रिकेट्स और अस्थि मृदुता विटामिन डी की कमी से यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों में चौड़ाई कितनी होती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप हर जगह देखते हैं। आप इसको ये मत समझिएगा कि रेलवे लाइन से है, रेलवे से प्रश्न है, रेलवे से तो है ही है, लेकिन आप देखते भी हर जगह। तो इसकी 1.676 मीटर है, यही ब्रॉड गेज कहा जाता है। यानी सबसे बड़ी चौड़ी वाली रेलवे लाइन जो होती है, उसकी 2 रेल जो या पटरियाँ कह सकते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो 1.676 मीटर है। यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर इतना हो जाएगा, 1.5 मीटर इतना हो जाएगा, यानी इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है बृहस्पति। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन प्राचीनतम बंदरगाह है? तो दोस्तों प्राचीनतम बंदरगाह, इसमें आपका मुंबई जो है एक लंबे समय से इस बंदरगाह का उपयोग होता रहा है। तो अगर कहीं विशाखापट्टनम मिले तो भी आप मान सकते हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चूंकि मुंबई दिया हुआ है ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किए। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, रिकॉर्ड है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1931 में गांधी को किसने सिद्दूर फकीर यानी विद्रोही फकीर की संज्ञा दी थी? दोस्तों 1931 में अगर लिखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि इरविन ने किया होगा, क्योंकि इरविन समझौता 31 में होता है। ऐसा नहीं है, इस समय चर्चिल वहां पर विपक्ष में थे, ठीक है ना, कहां पर थे? विपक्ष में, और इन्होंने ही इनको विद्रोही फकीर कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1932 में किसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो आप सबको पता है कि पूना पैक्ट के विरोध में। तो दोस्तों ये 1932 में किसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लागू कर दिया था। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पॉलिटी में डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में बहुत जगह रेलवे लाइन बिछानी थी, बस स्टेशन बनाने थे, रेलवे स्टेशन बनाने थे, अस्पताल बनाने थे, मुख्यालय बनाने थे। तो जिसकी जहाँ पर संपत्ति थी वो देने को तैयार नहीं था, मुआवजा देने के बाद भी, और मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता था और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष को पलट देती थी और दूसरे सरकार के मांग को ठुकरा देती थी। परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या किया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को ही खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है ए यानी संपत्ति का जो अधिकार था यही उस समय यानी मौलिक अधिकार अब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के उदर में पाचन में सहायक होता है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मानव के पेट में पाचन का काम करता है। क्योंकि जैसे हम कुछ खा लेते हैं उसको गलाने में HCl जिसको कहते हैं HCl, तो ये वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न, टमाटर कौन से अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसमें पहला ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, ऑक्सिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल है। तो इसमें जो है साइट्रिक अम्ल माना जाता है। अगला प्रश्न, वो कौन सा बायोडीजल पौधा है जिसे कृषि उद्योग में पैदा कर अपनाया जा रहा है? तो ये है जेट्रोफा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्य उपज क्या है? तो जाहिर सी बात है गेहूं है। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में गेहूं का होता है। कहाँ पर? यूपी में। तो दोस्तों ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन हैं
और आपकी ये कंप्लीट होता है जीएस। कैसा लगे, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।